हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बात कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने शायद देखा होगा या फिर पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो कौन बताएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ा था हमने? कोई कुछ ऐड ऑन करेगा उसके ऊपर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कोई भी कमेंट। देखो, ये वाले वीडियोस में यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। अगर तुम नहीं बोलोगे, मैं तुम एक एक का नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा। फिर तुम्हारा कोई क्लासमेट देखेगा, बोलेगा यार तुम बोले भी नहीं। भैया कोई एक इवेंट गिवन होता है और फिर ओके। हमको गिवन कंडीशन पे फिर कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है लाइक ए गिवन बी। तो ठीक फिर है। इवेंट ओके। डिफरेंट भी है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कुछ इवेंट्स होंगे। हमें एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। उसके अंडर कंडीशन होगी कि हमारे पास कोई दूसरा इवेंट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, हो सकता है तुम्हारी एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट हो। अब मैं बोलूं कि बी इवेंट मेरे पास था कि आई स्टडी हार्ड। फिर ए था कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊं। तो अब तुमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग गिवन दैट आई स्टडीड, ये बेटर होगी या फिर ये हाई होगी, rather than going for the case that probability of passing given that you didn't study, ये लो होगी। एग्री? सो दिस इज द कंडीशन कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे गिवन दैट कोई दूसरा इवेंट हो चुका होगा। वो था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि हम कुछ ऐसा पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दैट वाज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पे मैंने तुमको बताया था कि इसका मतलब था ए एंड बी। बट ए एंड बी का मतलब ये नहीं कि दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी। इसका मतलब होगा कि पहले कोई एक इवेंट हुई होगी और उसके जस्ट बाद दूसरी इवेंट हो गई होगी। रिमेम्बर, मैंने कोई एग्जांपल दिया था शायद ब्रेड एंड मिल्क का, कि तुम ब्रेड और मिल्क एक साथ ले रहे हो ब्रेकफास्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक हाथ से ब्रेड खा रहे हो एक हाथ से मिल्क पी रहे हो। ऐसा नहीं होगा। तुमने जस्ट पहले ब्रेड खाया होगा, उसके बाद तुमने मिल्क ले लिया होगा गिवन दैट तुमने ऑलरेडी ब्रेड खा लिया होगा। या तो ये केस रहा होगा, या फिर दूसरा केस रहा होगा कि तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले मिल्क पिया होगा, उसके बाद तुमने ब्रेड खा लिया होगा, जस्ट गिवन दैट तुमने अभी अभी मिल्क पिया था। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल था समझाने के लिए। तो ये चीज समझ में आई थी सभी को पिछली क्लास में? हाँ भैया। ठीक है। तो इसी के आगे हम थोड़ा चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, तो ये क्या होती है, कौन बताएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये तुम सबने पढ़ा है, मे बी 11th 12th ग्रेड में भी पढ़ा होगा। जहाँ पे भी तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नाम से एक चीज थी जो सभी ने पढ़ी। तो वो क्या होती है आज उसको समझेंगे रिलैक्स। लेकिन होता क्या है, अगर थोड़ी सी भी स्टेटमेंट याद है या कुछ भी उसके बारे में याद है तो बोलो। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थ्योरम हटा देते हैं। चलो इसको और बेटर एग्जांपल बना देते हैं कि एज मैं अभी आईआईटी में हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हम 4-5 लोग हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि मैं अकेला पढ़ के एग्जाम देने जाता हूँ। तो पॉसिबल चांस है कि मैं फेल कर जाऊंगा। मतलब पॉसिबल चांस है कि पेपर थोड़ा टफ आ गया, मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया, मैं सिर्फ एक यूनिट पढ़ के गया था। तो पॉसिबल चांस है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगले यूनिट से आ गए तो मैं फेल कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात कर दूं कि भैया मैं, मेरा दोस्त और हम सब मिलके, टीचर बोलता है कि तुम ग्रुप वाइज स्टडी कर सकते हो और ग्रुप वाइज तुम्हारा पेपर होगा। मिंटू से एक प्रोजेक्ट हमें दे दिया या फिर असाइनमेंट दे दिया कि इसमें 5 प्रॉब्लम है, तुम सबको मिलकर सोल्व करनी है। तो अगर हर बंदा इंडिविजुअल सोल्व करेगा तो हो सकता था उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी ना हो। लेकिन अगर हम यूनिट डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ एक यूनिट मैं करूंगा, एक यूनिट दूसरा फ्रेंड करेगा, एक यूनिट तीसरा करेगा एंड सो ऑन, तो इस फॉर्मेट पे क्या होगा कि तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी असाइनमेंट सोल्व होने की। ये बहुत ही वेग एग्जांपल था, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ एक बार समझने के लिए ये था कि एक पर्टिकुलर इवेंट थी असाइनमेंट सोल्व होना। उसके अंदर क्या आ गया कि मैंने सबसे पहले खुद को चूज किया और उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली असाइनमेंट सोल्व होने की गिवन दैट मैंने पढ़ रखा था। ठीक है, या फिर मेरे को चूज किया गया था। उसी के बाद दूसरा केस क्या हो सकता था कि मैंने अपने दोस्त को चूज किया
और हो सकता था उसने जो सॉल्यूशन दिया उससे प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम था असाइनमेंट में वो सोल्व हो गया। तो इसको एक और बेटर एग्जांपल दे देते हैं। तो तुम सब किसी ना किसी रूम में बैठे होंगे, ठीक है। तो तुम रूम से निकलने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हारे पास दो दरवाजे हैं, एक फ्रंट डोर, एक बैक डोर। तुम्हारा ये रूम है, तुम्हारे टोटल घर है, और तुम्हें घर से निकल के अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तुम्हें मुझे रिसीव करना है, ठीक है, एज ए गेस्ट। करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे तो वे मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रूम है, तुम्हारे पास एक है डोर 1, एक है डोर 2। प्रॉब्लम समझ में आया कि तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अपने रूम से निकल के मुझे रिसीव करना है। ओके, करोगे हाँ या नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तो तुम्हारा गोल क्या हो गया? फाइनल जो इवेंट है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग राहुल। ओके, अब पॉसिबल चांस था कि तुम यहाँ पे बैठे हो, तुमने चूज किया कि मैं डोर 1 से निकलूंगा और फिर राहुल भैया को रिसीव करूंगा, या फिर हो सकता था तुमने चूज किया कि मैं डोर 2 से निकलूंगा फिर राहुल भैया को रिसीव करूंगा। तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड आ गए, या फिर दो पाथ आ गए, कि एक ये वाला पाथ हो गया, एक ये वाला पाथ हो गया। और जो इवेंट था मेरे को रिसीव करना, वो तुम दोनों में से किसी भी वे में चूज कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे को रिसीव करने की? वो होगी कि तुमने सबसे पहले डोर 1 को चूज किया, उसके बाद तुमने मेरे को रिसीव किया, गिवन दैट तुम डोर 1 से बाहर आए थे। ये एक पाथ हो गया। और एज हमारे पास केस बन रहे हैं, केस 1, केस 2। दूसरा केस क्या हो सकता था कि तुमने डोर 2 को चूज किया, उसके बाद तुमने मेरे को रिसीव किया, गिवन दैट डोर 2 से तुम निकले थे। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ भैया। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और अगर तुम थोड़ा रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो, कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा इवेंट था कि ये मेरे पास एक ए इवेंट था और ये मेरे पास एक बी इवेंट था, तो ए कैसे हो सकता था? या तो बी हुआ हो और उसके बाद तुमने ए निकाल दिया हो, या फिर क्या हुआ हो, बी नहीं हुआ हो और फिर तुमने ए निकाल लिया हो, अगर इंटरसेक्शन के फॉर्म में देखो तो। तो दो अलग अलग इवेंट हो गई। अब तुमने यहाँ पे क्या चीज नोट की है? मेरे पास जो बी इवेंट था और बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट था, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है। अब वही तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि डोर 1 और डोर 2 ये दोनों डिसजॉइंट गेट है, एक दूसरे से मिले नहीं है, अलग अलग डोर है। तो यहाँ पे तुम डिसजॉइंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी तुम कुछ इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो, इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ भैया। ओके, अब एक बात करते हैं पार्टीशन की। तो तुम्हें पता है पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से एस। तो पार्टीशन वर्ड क्या होता है? डिवाइड करना। डिवाइड करना, ठीक है। अब मैं बोलूं कि तुम्हें अपने घर को पार्टीशन करना है, तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारा घर है, अज्यूम कर लेते हैं जॉइंट फैमिली है, और अब सबको न्यूक्लियर होना है, ठीक है। तो पहले जॉइंट फैमिली थी, मान लेते हैं ये तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारे अंकल की फैमिली है। सो आई से योर फैमिली और अंकल फैमिली कंबाइन रहते थे। अब हमें अगर इस घर को पार्टीशन में डालना है तो तुम क्या करोगे? दो टुकड़े कर दोगे। अब पॉसिबल चांस था तुम्हारा एक टुकड़ा छोटा हो या दूसरा बड़ा हो, कुछ ऐसा हो सकता था। लेकिन तुम्हारे पार्टीशंस में कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि इस वाले घर का ये वाला पोर्शन इस घर में भी कंबाइंड होगा और इस घर में भी कंबाइंड होगा। पार्टीशन में ऐसे तो नहीं करते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन बच जाए कि हाँ साथ में कुछ मिल बांट के काम चला रहे हो। तो पार्टीशन को इस फॉर्म में नहीं करेंगे। अगर इस फॉर्म में करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम वापस न्यूक्लियर फैमिली बन रहे थे, ठीक है, एकदम देसी भाषा। घरों में जो लड़ाइयाँ चलती हैं, ज्वाइंट फैमिली थी, मम्मी चाची में लड़ाई हुई, घर वाले अलग हो गए। तो उस केस में क्या होगा? अगर फिर से तुम कुछ कॉमन रखोगे तो फिर से लड़ाई होगी। तो पार्टीशन का मतलब क्या है कि हमें सैंपल स्पेस को डिवाइड करना है, कितने भी पोर्शन में तुम कर सकते हो, सच दैट कि अगर हम उसका यूनियन लें तो पूरा क्या आ जाए? सैंपल स्पेस आ जाए, और उनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं हो। तो इसको मैं समझ सकता हूँ कि पार्टीशन, अगर मेरे पास कोई इवेंट A1, A2 एंड सो ऑन, कोई AN इवेंट है, अगर मैंने बोला कि ये सब पार्टीशन है किसके? सैंपल स्पेस के, तो हम इसको इस फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि जो भी इवेंट मेरे पास है A1, A2, AN सो ऑन, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे। डज दैट मेक सेंस? यस भैया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की प्रॉपर स्टेटमेंट के ऊपर जाऊं,
देखो अगर प्रॉपर स्टेटमेंट तुम नहीं भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। जो एग्जांपल मैंने अभी समझाया है बस इसको दिमाग में रखना, जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर बेस थ्योरम के ऊपर बात करो तो बस इस चीज को तुम्हें याद रखना है, इससे सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। लेकिन एकदम प्रॉपर उसके ऊपर जाना है, डेफिनेशन के ऊपर, तो वो क्या बोलती है कि तुम्हारे पास, अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास कोई सैंपल स्पेस था एस और इस सैंपल स्पेस के पार्टीशन मैंने कर रखे थे, तो मेरे पास ये इवेंट कुछ बन के आ रही थी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई ए इवेंट है, वो इन पार्टीशन से जो भी बना, तो अगर मैं कंप्लीट सैंपल स्पेस को देखना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पार्टीशन A1, पार्टीशन A2 एंड सो ऑन पार्टीशन AN। अब जो तुम्हारा ए इवेंट होगा वो इसी सैंपल स्पेस से होगा, तो वो कहीं पे भी हो सकता था वो कुछ ऐसा रहा हो सकता था इनका पोर्शन ही ना हो। तो तुम्हें एक चीज दिखेगी कि जब तुम ए इवेंट को देखोगे, जो ए इवेंट है वो कैसे हो रहा होगा, इट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, कि जितने भी पार्टीशन थे उन सबका यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा। तो ये चीज कुछ नहीं है, ये सैंपल स्पेस ही लिखा है मैंने। तो जो ए इवेंट है वो इनका ही सबसेट होगा। एग्री? अब तुम्हारे पास क्या हाँ हो भैया। सकता था कि तुम्हारे पास, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो वो कुछ नहीं होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1। तो तुम्हें कुछ पोर्शन दिख रहा है, तो दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन AN। ये हमारे पास इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट ए की। तो ये वही चीज है, बेसिक सा एग्जांपल दोबारा है कि तुम्हें मेरे को रिसीव करना है तो तुम किसी भी गेट से जा सकते थे। तो हो सकता था तुम यहाँ से गए थे तो ये पोर्शन आएगा, इससे जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ हाईयर थी, इससे जाने की कुछ थी, इसकी प्रोबेबिलिटी ही 0 थी, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं पे 0 आ जाएगा। तो ये होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ में आया? और अगर इसको ही तुम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखो वापस से, तो ये चीज मैंने क्या लिखी है, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ये वाली प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो गई तो तुम्हारे पास सिर्फ ये बच के आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास क्या आ गई, वो कुछ नहीं है, समेशन ऑफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ I प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AI। क्या चीज समझ में आ गई? अब इस वाली चीज को ही अगर तुम देखना चाहोगे तो पिछ वाले एग्जांपल पे अगर तुम जैसे ही जाओगे, ए और बी वाला जो मैंने दिया था, तो इसमें मैंने क्या बोला था, तुम एक बार इसका इंटरसेक्शन बी के साथ देख रहे होंगे, एक बार नोट बी के साथ देख रहे होंगे। और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि तुम एक बार तो ए का A1 के साथ या फिर सभी के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबकी प्रोबेबिलिटीज को सम अप कर देंगे। क्या समझ में आई ये सारी चीजें? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमारे पास था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या ये अच्छी प्रॉब्लम थी या फिर कोई भी डिस्कशन था? ठीक है, अब इसके आगे थोड़ी सी एक और चीज लिख लेते हैं। एक थ्योरम होती है बिटवीननेस थ्योरम। किसी ने सुना है बिटवीननेस थ्योरम के बारे में? बिटवीननेस का मतलब तो समझते होंगे। हेलो, बिटवीननेस का मतलब यार मेरे दोनों कानों के बीच में मेरा नाक है, यही है बिटवीननेस। ठीक है, अब हम किस कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो हमारे पास क्या होगा, कोई इवेंट होगा ए, कोई इवेंट होगा बी। ठीक है, तो इनके रेस्पेक्ट में मैं तुम्हें कुछ और इवेंट डिफाइन करके देता हूं कि तुम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग से इवेंट डिफाइन करो कि मेरे पास इवेंट है ए, एक है ए गिवन बी और एक है ए गिवन बी नोट और बी बार, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मैंने 3 इवेंट डिफाइन की है, एक की है इवेंट ए, एक की है ए गिवन बी, एक की है ए गिवन नोट बी। सो तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार भी मिलेगा। तुम 3 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो जैसे मैंने इवेंट डिफाइन किया उसके रेस्पेक्ट में। हेलो, हाँ भैया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हो गई। अब मैंने बोला बिटवीननेस थ्योरम, तो इसका मतलब है मैं कुछ ऐसा डिफाइन करूंगा इन 3 में से कि एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर बात करेंगे, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के बीच में रहेगी हमेशा।
तो इसको तुम याद कर लेना, या फिर इसको समझने का ऐसा कुछ है नहीं, इसको बस याद कर लेना। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझ लेना। अब तुम्हारे पास क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो एक नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में। एग्री? ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगी। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगी। तो अब मैंने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हो सकता था तुम्हारी ये वाली प्रोबेबिलिटी छोटी हो और ये वाली प्रोबेबिलिटी बड़ी हो। तो उस केस में तुम्हारा जो पी ऑफ ए होगा, इट विल बिलोंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी। ठीक है, या तो ये केस हो सकता है, और अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये वाली प्रोबेबिलिटी कम है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। समझ में आया कि दोनों चीजें साइमल्टेनियस तो नहीं हो सकती, या तो एक प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी छोटी होगी या फिर ए गिवन नॉट बी छोटी होगी। ये होती है बिटवीननेस थ्योरम। ओके। Sir, I mean, by this theorem, we can only find the range of P of A, not the value of P of A. Yeah, this will only give some condition, like I can make a relationship between A and B, the probabilities and the probability of A. The upper bound and lower bound. Yeah. Okay. Okay. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो तुम में से कौन मेरे को बताएगा लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े बेसिक, एकदम स्कूल लेवल के। दो तीन चीजें होती है हमारे पास, लाइन होती है, फिर एक लाइन सेगमेंट होती है, एक रे होती है। ये चीजें क्या होती है? हेलो। AX will be the line, and the part of AX, I mean, if AB, here the line segment. ओके ओके। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले पॉइंट होता है कि पॉइंट क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें क्योंकि वही हमारे काम की चीज है। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट था। अगर मैं पॉइंट से कोई लाइन खींचना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सिर्फ उसको ऐसे लेके गया और इसको नेवर एंडिंग प्रोसेस में रख दिया कि तुम यहाँ तक रखोगे तो भी कुछ लाइन रहेगी और रे रहेगी। और रनिंग फॉर्मेट जब कोई यूनि डायरेक्शन में जा रही होगी तो इसको हम बोलते हैं रे। ठीक है, जैसे सन रेज, अगर हम सन रेज की बात करते हैं तो क्या हो रहा होगा, वो ओरिजिन हो रही होगी सन से और आ ही रही होगी, अर्थ पे आ रही होगी और बाकी प्लैनेट्स पे जा रही होगी। तो वो क्या है, वो रे जा ही रही है यूनिवर्स के अंदर, एक यूनि डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम रे बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं इस सोर्स को खत्म करके इधर भी इस रे को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये क्या है, दोनों डायरेक्शंस में जा रही है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो एक लाइन बनी है इसको हम लाइन ही बोलते हैं, सॉरी, मतलब अगर एक ओरिजिन को हटा के मैं दोनों साइड रे निकाल देता हूँ तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाती है। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या करता है कि भैया मैं फिक्स कर दूंगा दो पर्टिकुलर पॉइंट्स, तो इसका एक बेसिक सेगमेंट, एक लाइन का बेसिक पार्ट, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हाँ भैया। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की। तो किसी ने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सुना है? अगर मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है पहले भी। हाँ भैया, उसमें अल्फा 0 to 1 के बीच में लाई करता है, अल्फा x1 plus 1 minus अल्फा x2 समथिंग ऐसे ही कुछ होता है। ओके, Here, अगर मैं x equals to summation of alpha, sorry, a equals to summation of alpha I xi. Sorry, f of x equals to summation of alpha I xi, where I running from 1 to infinity, and here summation of alpha I is between 0 to 1. summation will be This 1. is called convex combination. Summation will be 1. Yes. You said summation, so if you consider only ai, then ai's will be belonging to 0 to 1, but under the condition that their summation will be 1.
ओके, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अभी बिटवीननेस थ्योरम का था कि मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नोट बी के बीच में। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं बोल लूं कि तुम्हारे पास एक लाइन थी, ठीक है, कुछ भी था, मैंने बोला कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट थे एक्स वाई, अब इनसे क्रॉस होती हुई एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर तुम्हें कोई पॉइंट ड्रॉ करना है जी। सो बेसिकली जी क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सो जी विल बी नथिंग ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो गया कि अगर मेरे पास एक लाइन थी जहाँ पे पॉइंट था x, जहाँ पे पॉइंट था y, अगर मैंने a भी रखा है यहाँ पे, तो ये g यहाँ पे भी हो सकता था, ये g यहाँ पे भी हो सकता था, ये g यहाँ पे भी हो सकता था। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a है ना वो इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरे पास x है, ये वाला पॉइंट अगर मेरे पास y है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, हमें बेसिकली ये वाला g फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ ये वाला जी फाइंड आउट करना है तो हम इसके ऊपर कैसे बात करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, हमें रेस्ट्रिक्शन डालनी है कि भैया इधर के कोई भी पॉइंट ना उठाए और इधर के भी कोई भी पॉइंट ना उठाए, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो मेरा ए और बी होगा ना वो बिलोंग कर जाएगा 0 से 1 के बीच में, और जो ए प्लस बी होगा वो होगा 1। दिस थिंग इज नोन एज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको और जनरल फॉर्मेट पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस पे और जनरल फॉर्मेट के ऊपर जाता हूँ तो वो हो जाएगा कि मेरे पास जो जी होगा वो कुछ नहीं होगा, अल्फा टाइम्स ए होगा, मैंने एक्स और वाई रखा था ना, अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ वाई, इसको हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे, और अल्फा होगा वो बिलोंग कर जाएगा 0 से 1। समझ में आया। तो एक लाइन का पॉइंट ना उठा के अगर हम एक लाइन सेगमेंट का पॉइंट उठाते हैं तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ भैया। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, या फिर न्यूमेरिकल से पहले तुम एक चीज ये भी लिख सकते हो कि अभी हमने एक चीज पढ़ी है तो मेरे को पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा अल्फा टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नोट बी। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है हमेशा, कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास है कि तुम्हें बताना है कि मैंने गिवन है ये एक वाला क्वेश्चन है जो आज के लिए शायद यही होगा फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। कल हम आगे वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और उसके बाद आगे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अगली क्लास के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, जो जैम कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। तो एक ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी, बहुत बेसिक सा है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास पी ऑफ ए जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, पी ऑफ ए विल बी अल्फा पी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1 माइनस अल्फा पी ऑफ ए गिवन बी बार। ये रिलेशन जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। जो अभी प्रॉब्लम लिख रहा हूँ वो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल है, तो वो ISI में भी पूछ लेते हैं, ओके। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसके ऑप्शंस मैं तुम्हें देता हूँ, ए ऑप्शन दे रहा हूँ अल्फा बिलोंग टू 0 to 1, बी ऑप्शन देता हूँ सम अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1, सी ऑप्शन देता हूँ ओनली 1 अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1, और डी ऑप्शन देता हूँ ओनली ओनली 2 अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1। सो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, दो पॉसिबल वैल्यू इसका मतलब है एक पॉसिबल वैल्यू, इसका मतलब है बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू, या फिर कुछ पॉसिबल वैल्यू इसका मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। तुम सबके पास 2 मिनट है, आराम से इसके बारे में सोचो, बहुत आराम से। इसमें सोल्व करने का भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना है कि तुम्हारे पास कुछ कंडीशन है कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है वो हमेशा इन दो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज के बीच में होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इनके बीच में मैंने रिलेशन बना दिया, वो है कि अल्फा टाइम्स पी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स पी ऑफ ए गिवन नोट बी, ओके। फिर मैंने बोला कि अल्फा की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, तो इसने बोला कि या तो सारे अल्फा जो भी 0 से 1 के बीच में होंगे,
दूसरा ऑप्शन है कि कुछ अल्फा जो 0 से 1 के बीच में होंगे। सी ऑप्शन है कि सिर्फ हमें एक अल्फा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वैल्यू होगी 0 से बीच में और 0 और 1 के बीच में। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि हमें ऐसे पॉसिबली 2 अल्फा वैल्यू मिल सकती है जो हमारे पास 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेंगी और कंडीशन को जस्टिफाई करेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? I think option A will be correct because here if some alpha will not between 0 to 1, that means if alpha will be greater than 1, then नो, the इस ऑप्शन का probability इस A. ऑप्शन का मतलब है, रुको ऑप्शन समझा देता हूँ, शायद तुम अलग वे में इंटरप्रेट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक रिलेशन पता चल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जो भी मेरे पास, हमें ये चीज पता है कि अल्फा हमेशा मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि जितने भी अल्फा 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे वो सब जस्टिफाई कर देंगे। ये ऑप्शन बोल रहा है कि जितने भी अल्फा लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में, उनमें से कुछ होंगे जो इसको जस्टिफाई करेंगे, कुछ होंगे जो नहीं करेंगे। ये बोल रहा है कि इनके बीच में सिर्फ एक अल्फा मिलेगा जो इसको जस्टिफाई करेगा। इसका मतलब है कि 2 अल्फा मिलेंगे। तो अल्फा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। भैया जैसे सी Yes, होगा। किसने क्या आंसर बोला? किसी ने अभी अभी कुछ बोला? हाँ मैंने बोला सी होगा आई गेस, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा कि अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी नॉट है, तब उसकी वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज अगर अल्फा की वैल्यू 1/4 लेते हैं तो इस साइड तो 1/4 आ जाएगा, उधर 3/4 आ जाएगा, तो आई गेस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो लाइक वो भी जो अभी तुमने जस्टिफिकेशन बोला है, तुमने बोला है कि मैं अल्फा को वैल्यू ले लेता हूँ 1/2। सो उस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार। अभी तुमने ये चीज बोली, ठीक है। अब मैं 1/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नोट बी। अब एक बार दोबारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर जाओ, क्या वो यही बोलता था? जैसे मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर जाता हूँ तो वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो ये वाली चीज होगी, इन सब का इंटरसेक्शन, या फिर ए टाइम्स दिस थिंग। तो यहाँ पे ये वाली चीज थी। तो तुम इसको रिलेट कर सकते हो क्या उससे? देखो मुझे नहीं पता है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मुझे नहीं पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ। लेकिन तुमने कुछ ऐसा बताया कि मैं अल्फा की वैल्यू को 1/2 लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। तो क्या हमेशा हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आएगा? ऑप्शंस यहाँ पे अल्फा की पर्टिकुलर वैल्यू तो की बेसिकली डिपेंडेंसी। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर जाता हूँ तो तुमने यहाँ पे कुछ चीज कंसिडर कर ली है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी होगा वो दोनों 1/2 है। क्या तुम इसको समझ पा रहे हो? हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो तुमने ये यस। समझ लिया है कि हमारे पास कुछ ऐसा केस हो रहा होगा, ठीक है। तो उसी केस में अगर तुम देखोगे तो अगर तुम प्रोबेबिलिटीज को कुछ ऐसे रखते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ले लेता हूँ 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी को ले लेता हूँ से 2/3, उस केस में भी जस्टिफाई हो जाएगा फिर तो, है ना। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को फिक्स अप कर दे रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम है सिर्फ ये देखना कि अल्फा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को जस्टिफाई करेंगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी इवेंट होगा, ए होगा, कोई बी होगा, इनके रेस्पेक्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, बी बार की भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ये भी डिफाइन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नोट बी ये भी डिफाइन होगी। तो तुम्हारे पास ये दो नंबर्स हैं, ये तुम्हें पहले से वेल डिफाइंड मिल गए हैं इवेंट्स वगैरह की प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर गई, ये वाली प्रोबेबिलिटी भी तुम्हें पता है और तुम्हें ये वाली प्रोबेबिलिटी भी पता है। मतलब टेक्निकली तो हमें पता है, बस हमें देखना है कि रिलेशन क्या होगा या फिर कितनी अल्फा पॉसिबल वैल्यू होंगी। सो तुम्हें पता है कि अगर मैं अल्फा की कोई बहुत सारी वैल्यू लूंगा तो जैसे मैं अल्फा की वैल्यू चेंज करूंगा तो पी ऑफ ए चेंज हो जाएगा। एग्री? हेलो?
हाँ भैया। जैसे इसी वाले केस में जो हम देख रहे थे कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 1/2 लेता हूँ, 1/3 लेता हूँ, तो हर केस में क्या हो रहा होगा, पी ऑफ ए चेंज हो जा रही होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी हमेशा। तो इसका मतलब सारे पॉसिबल केस नहीं हो सकते। इसमें जाओगे सम अल्फा, तो उस केस में भी वही हो रहा होगा कि तुम्हारे पास कम से कम 2, 3, 4 कुछ ऐसे अल्फा मिल रहे होंगे जहां पे ये प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर गई। अगेन सेम इश्यू कि तुम्हारी पी ऑफ ए चेंज हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी सिमिलर सेंस में डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और सी ही करेक्ट होगा। आंसर ठीक था, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे था कि जो पी ऑफ ए है वो एक कांस्टेंट टर्म है, वो पहले एक प्रोबेबिलिटी है जो वेल डिफाइंड है, वो अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं। अल्फा बेसिक रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा उन दोनों इवेंट्स के बीच। समझ में आया? तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। ओके, हेलो। भैया एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो पी ऑफ ए है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, अल्फा टाइम्स पी ऑफ ए गिवन बी प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स पी ऑफ ए गिवन नोट बी। अब हमें पता है कि अल्फा कुछ ऐसा होगा जो कैसे होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शंस थे कि सारे अल्फा इसको जस्टिफाई कर देंगे, बट ये नहीं करेंगे। ये अल्फा बिलोंगिंग टू दिस का मतलब था कि तुम्हारे पास अलग अलग सैंपल स्पेस होंगे, अलग अलग इवेंट्स होंगे, तो हर इवेंट के लिए या फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए जो तुम 3 इवेंट डिफाइन करोगे उनके बीच में हमेशा रिलेशन कुछ ऐसा होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ इवेंट्स होंगे ए बी, उनके रेस्पेक्ट में ये सिर्फ एक सिंगल अल्फा होगा जो ये रिलेशन दे पाएगा, क्योंकि पी ऑफ ए भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। समझ में आया? हाँ भैया। तो अल्फा की वैल्यू होगी तो 0 और 1 के बीच में, बट एक पर्टिकुलर उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ इवेंट्स के लिए जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, उनके ऊपर ये अल्फा की वैल्यू सिर्फ एक सिंगल अल्फा होगा जो इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएगा। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में यही था। आगे की क्लास हम मंडे को रखेंगे। ओके एवरीवन। ओके भैया। ओके देन, बाय। मंडे को मिलते हैं। बाय भैया।